हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएसटी को मैं एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 की बुक का चौथा चैप्टर आज पढ़ेंगे। 3 चैप्टर मैंने कंप्लीट पढ़ा दिए हैं और जैसे ही क्लास 6 कंप्लीट हो जाएगा क्लास 7th में पढ़ाने लगूंगी और क्लास 7th के बाद 8th। ये नई एनसीईआरटी की किताबें हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज अध्याय चौथा पढ़ेंगे, इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। पिछले वीडियो में जो लेसन मैंने पढ़ाया था उसमें पर्वत, पठार और मैदानों के बारे में बताया था। यदि वीडियो नहीं देखा है तो एक बार समय निकालकर जरूर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो अध्याय 4 है इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। अभी तक जो लेसन मैं पढ़ा रही थी वो ज्योग्राफी से संबंधित थे, भूगोल से संबंधित थे। अब इतिहास के लेसन की शुरुआत हो रही है। तो इतिहास की समय रेखा और उसके स्रोत के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ लाइन्स लिखी रहती हैं। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद है। यह संवाद है आज के समाज एवं कल यानी बीते समय के समाज के मध्य। हम अतीत के आलोक में ही वर्तमान समाज को पूर्णतः समझ सकते हैं। ये लाइन है E.H. कार की। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक ये चित्र दिया गया है और ये राष्ट्रीय संग्रहालय है नई दिल्ली। अब एक प्रश्न तो आपका यहीं से बन गया। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है तो आपको याद रखना है नई दिल्ली में। ऐसे संग्रहालयों में अतीत से संबंधित उन वस्तुओं को संरक्षित किया जाता है, जैसे मूर्ति है, सिक्के हैं, आभूषण हैं, जो हमारे अतीत से संबंधित हैं। उन वस्तुओं को यहाँ पर संरक्षित किया जाता है जो हमें अपने इतिहास को समझने में सहायक सिद्ध होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न यहाँ पर लिखे रहते हैं जो प्रत्येक लेसन में दिए गए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर इसी लेसन में मिलते हैं, यानी इन सब के बारे में नीचे लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है हम ऐतिहासिक काल की गणना किस प्रकार करते हैं। दूसरा है इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोत हमारी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। और तीसरा है आदि मानव किस प्रकार रहते थे। तो ये 3 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं जिनके उत्तर हम इसी लेसन में जानेंगे। अच्छा लेसन है। अतीत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें बताए गए हैं। लिखा है हम अतीत का अध्ययन किस प्रकार करते हैं। आइए विचार करें। आपकी अपने अतीत की सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? क्या आपको याद है उस समय आपकी आयु क्या थी? संभवतः 5 या 6 वर्ष पूर्व तक की सभी स्मृतियां आपके अतीत का हिस्सा है। आपको क्या लगता है अतीत को समझने से हमें वर्तमान विश्व को समझने में कैसे सहायता मिलेगी? इन सब के बारे में नीचे जानेंगे। विचार करने के लिए लिखा हुआ है। लिखा है आपको विज्ञान की कक्षा में पता चलेगा कि पृथ्वी का एक बहुत ही लंबा इतिहास है जिसमें हम मानवों का इतिहास नवीनतम और एक छोटा भाग है। यानी पृथ्वी का जो इतिहास है बहुत लंबा है, लेकिन जो मानवों का इतिहास है वह नया है। नवीनतम माने क्या होता है? नया, और एक छोटा भाग है। इतिहास क्या है? मानव के अतीत का अध्ययन यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये चित्र दिया गया है। पृथ्वी पर जीवन के विकास यानी उद्भव के कुछ प्रमुख चरणों की समय रेखा यहाँ पर लिखी हुई है। अब ये संकेत दिया गया है, थोड़ा सा छोटा करते हैं तो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जो हरा रंग आप देख रहे हैं ये वर्षों को दर्शा रहा है, नीला रंग करोड़ों को, और जो ये आसमानी रंग है ये दर्शा रहा है अरबों को। तो इसके बारे में नीचे लिखा है। तो पहले इस चित्र को समझ लीजिए, समझा देते हैं फिर नीचे पढ़ेंगे। ये जो हरा रंग आप देख रहे हैं लिखा है लेखन, होमोसेपियंस मानव यानी अग्नि, आदि मानव। तो ये सब जो हैं वर्षों में, ये हरे रंग जो हैं वर्षों को दर्शा रहे हैं। उसके बाद लिखा है फूल एवं मधुमक्खियां। फिर लिखा है पक्षी स्तनपायी। संकेत यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। सरीसृप, डायनासोर, उभयचर कीट, सार्क, मछली कशेरुकी, और ये इनका यहाँ समय भी लिखा हुआ है। ये लिखा है 100, 300, 500, 700, लेकिन जो ये रंग है ये दर्शा रहे हैं वर्ष। हरा रंग वर्ष, नीला करोड़ और आसमानी अरब। तो पृथ्वी की कोशिकाएं ये अरबों वर्ष पूर्व का है। और इसी में आप देखेंगे वातावरण ऑक्सीजन, और लगभग कितना है 4.54 अरब, और वातावरणीय ऑक्सीजन तो 2.33 अरब पहले का है ये इसका इतिहास।
फिर जीवाणु, उसके बाद ये जो नीला नीला दिख रहा है इसमें करोड़ों है, तो स्पंज एवं कवक इनका इतिहास करोड़ों वर्षों पुराना है। यानी सबसे पुराना है पृथ्वी का, फिर है स्पंज एवं कवक, पिरवाल, उभयचर कीट, मछली कशेरुकु, शार्क, सरीसृप, डायनासोर, फिर इनका इतिहास है। और सबसे नवीन है मानव का इतिहास। तो यही थोड़ा सा समझाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समय रेखा है, आगे लिखा है, खैर आपको समझना है, वहां से कोई प्रश्न नहीं बनेगा, जहां से प्रश्न बनेगा वहां मैं बता देती हूँ। लिखा है, अनेक लोग पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करते हैं। उनमें से कुछ लोग पृथ्वी की सतह के नीचे रहस्यों को जानने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। इस तरह वे पृथ्वी के अतीत के साथ हमारे अतीत को भी समझने में सहायता करते हैं। ऊपर दिए गए 4 चित्रों में प्रदर्शित की जा रही गतिविधियों का अवलोकन कीजिए। ये भूविज्ञानी हैं, ये जीवाश्म विज्ञानी हैं, ये मानव विज्ञानी हैं और ये पुरातत्व विज्ञानी हैं। अब इनके बारे में नीचे लिखा है। भूविज्ञानी क्या करते हैं? पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों जैसे मृदा, पत्थरों, पहाड़ियों, पर्वतों, नदियों, महासागरों, पृथ्वी के अन्य हिस्सों का अध्ययन करते हैं। तो ये कहलाते हैं भूविज्ञानी। भू माने क्या होता है? पृथ्वी। तो ये जो पृथ्वी के भौतिक स्वरूप है उनका ये अध्ययन करते हैं, तो ये भूविज्ञानी कहलाते हैं। फिर लिखा है जीवाश्म विज्ञानी। इस चित्र में आप देख सकते हैं, बाकी सबको इरेज करते हैं पहले। फिर लिखा है ये हैं जीवाश्म विज्ञानी। तो जीवाश्म विज्ञानी जो है जीवाश्म के रूप में करोड़ों वर्ष पूर्व के पेड़ों, पशुओं एवं मानव के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द प्रयोग हुआ जीवाश्म, जिसका अर्थ यहाँ पर दे दिया गया। लिखा है जीवाश्म जीव जंतुओं के पद चिन्हों या पौधों के अवशेष चिन्ह जो कि मृदा अथवा शिलाओं की परतों के बीच संरक्षित पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं जीवाश्म। तो ये जो जीवाश्म विज्ञानी होते हैं ये जीवाश्म के रूप में करोड़ों वर्ष पूर्व के पेड़ों, पशुओं और मानव के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। मानव विज्ञानी क्या है? ये मानव विज्ञानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मानव समाजों एवं संस्कृतियों का अतीत से लेकर वर्तमान तक अध्ययन करते हैं, तो वो कहलाते हैं मानव विज्ञानी। और पुरातत्व विज्ञानी क्या होते हैं? मानव, पौधों एवं पशुओं द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेषों जैसे उपकरण, घड़े, पात्र, मनके, मूर्तियां, खिलौने, हड्डियां, पशुओं और मानवों के दांत, जले हुए अनाज, घरों एवं ईंटों के हिस्से एवं अन्य वस्तुओं का उत्खनन करके अतीत का अध्ययन करते हैं। तो ये कहलाते हैं पुरातत्व विज्ञानी। तो याद रखिएगा इस चित्र में ये पुरातत्व विज्ञानी दर्शाए गए हैं, ये हैं पुरातत्व विज्ञानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन सब के बारे में आपको याद रखना है, प्रश्न बनने की इनसे संभावना होती है, तो ये आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। इतिहास में समय की गणना किस प्रकार की जाती है? कैसे करते हैं समय की गणना? तो प्रत्येक समाज एवं संस्कृति के पास समय की गणना करने की अपनी प्रणालियां रही हैं। तो प्रत्येक समाज और संस्कृति की अपनी गणना करने की प्रणाली है। प्रमुख घटनाएं जैसे किसी व्यक्ति विशेष का जन्म अथवा किसी शासक के शासन का आरंभ एक नए युग का आरंभ माना जाता रहा है। अब युग क्या है? तो युग यहाँ पर लिखा हुआ है समय का एक निश्चित कालखंड, इसे कहते हैं युग। आगे लिखा है आज के समय में विश्व भर में सामान्यतः ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग होता है। यानी जो कैलेंडर हम प्रयोग कर रहे हैं वो कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। साथ ही त्योहारों की तिथियों की गणना एवं मांगलिक कार्यों के लिए हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, चीनी आदि अन्य तिथि पत्रों का भी उपयोग होता है। अब जब मांगलिक कार्य किए जाते हैं तो हिंदू जो होते हैं अपने जो कैलेंडर हैं उनका प्रयोग करते हैं, ऐसे ही मुस्लिम लोग करते हैं, ऐसे ही यहूदी करते हैं। तो ये अपने तिथि पत्रों का उपयोग करते हैं मांगलिक कार्यों के लिए। अब यहाँ पर जो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर लिखा हुआ है तो इसके बारे में यहाँ लिखा है कि ये आखिर क्या है, किसने दिया है। तो इस कैलेंडर का उपयोग अब विश्व भर में होता है, जिसमें 365 दिन मिलकर 12 माह का निर्माण करते हैं एवं प्रत्येक 4 वर्ष में एक अधिवर्ष होता है। अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर। इस प्रकार शताब्दी वर्ष जैसे 1800, 1900, 2000 आदि सभी अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष होंगे यदि वह 400 से विभाजित हो सकते हों तो। इसलिए दिए गए शताब्दी वर्षों में केवल 2000 ही लीप वर्ष होगा। तो इसमें हम 400 से भाग देंगे। यदि भाग चला जाता है
तो वह लीप वर्ष होगा, यदि भाग नहीं जाता है तो लीप वर्ष नहीं होगा। ये रीजनिंग की एक चीज यहाँ पर लिखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम में सामान्यतः ईसा मसीह के जन्म वर्ष से कैलेंडर का आरंभ माना जाता है। तो ये बात हो रही है पश्चिमी देशों की। तो वहां पर ईसा मसीह के जन्म वर्ष से कैलेंडर का आरंभ माना जाता है। इस बिंदु से आगे वर्षों की गणना की जाती है एवं इसे अंग्रेजी में एडी से इंगित किया जाता है। एडी लैटिन भाषा का एक शब्द संक्षेप है जो ईसा के जन्म के बाद के वर्षों को इंगित करता है। तो एडी जो है ये ईसा मसीह के बाद के वर्षों को इंगित करता है, ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों को। परंतु अब विश्व भर में इसे अंग्रेजी में कॉमन एरा अथवा सीई कहा जाता है। तो अब इसे कहा जाता है कॉमन एरा या सीई। कॉमन एरा को शॉर्ट में सीई लिख दिया गया है। उदाहरणार्थ भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। इसे 1947 ईस्वी, कभी कभी ईस्वी सन 1947 अथवा 1947 सीई अंग्रेजी में लिख देते हैं। इस प्रकार ईसा मसीह के जन्म की पारंपरिक तिथि से पूर्व के वर्षों की गणना उल्टे क्रम में की जाती है एवं इसे अंग्रेजी में बीसी से इंगित किया जाता है। अब जो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के वर्ष हैं उनके आगे लिखा जाता है बीसी, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। इसे अब अंग्रेजी में बिफोर कॉमन एरा से इंगित किया जाता है, बीसीई से इंगित किया जाता है। पहले बीसी से किया जाता था, अब बीसीई से किया जाता है। आगे लिखा है, उदाहरण के लिए 560 सामान्य संवत पूर्व गौतम बुद्ध के जन्म की अनुमानित तिथि है। तो ये गौतम बुद्ध के जन्म की अनुमानित तिथि है। आगे यहाँ पर मांगलिक के बारे में लिखा हुआ है। जो शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ था मांगलिक, तो अनुकूल अथवा भाग लाने वाला शुभ समय। उदाहरणार्थ एक मांगलिक शुरुआत। यहाँ पर ये एक समय रेखा दी गई है और इसमें 3 लाख सामान्य संवत पूर्व से कुछ मुख्य घटनाओं की समय रेखा ये दर्शाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्व में शैल चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य कब प्राप्त हुए, 40,000 सामान्य संवत पूर्व में, और हेमयुग 14,000 सामान्य संवत पूर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पाठ्य पुस्तक में हमने बीसीई जो सामान्य संवत लिखा हुआ था, सामान्य संवत पूर्व, तो इसके लिए ये शॉर्ट में यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है, सिर्फ यही लिखा हुआ है, तथा सीई के लिए सामान्य संवत शब्द का प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों के लिए कुछ पता लगाने के लिए दिया गया है, जो हमारे काम का है वो हम पढ़ेंगे। लिखा है, ये एक समय रेखा फिर से दर्शाई गई है यहाँ पर, और इसके बारे में पहले यहाँ पढ़ लेते हैं, फिर जो समय रेखा है उसमें बताएंगे आपको। लिखा है, इस प्रकार की घटनाओं को चिन्हित करने के लिए समय रेखा एक सुविधाजनक उपकरण है। पृष्ठ संख्या 62 व 63 पर चित्र को देखिए, क्योंकि यह किसी विशेष अवधि में तिथियों और घटनाओं के अनुक्रम को दिखाता है। यहाँ दर्शाई गई सरलीकृत समय रेखा मानव सभ्यता के आरंभ से वर्तमान तक की यात्रा को दर्शाता है। ये 12,000 सामान्य संवत पूर्व अंतिम हिमयुग का अंत हो गया। उसके बाद प्रथम स्थायी निवास एवं कृषि का प्रारंभ कब हुआ, 8,000 सामान्य संवत पूर्व में। 6,000 सामान्य संवत पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप में मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक प्रारंभ हुई। 4,000 सामान्य संवत पूर्व में मेसोपोटामिया में संसार का प्रथम नगर खोजा गया, और इसी में तांबे के प्रथम धातु कर्म का आरंभ हुआ, इसी के आसपास। उसके बाद लिखा है 2,000 सामान्य संवत पूर्व, सामान्य को मैं साधारण बोल देती हूँ, तो सामान्य संवत पूर्व, इसमें सिंधु सरस्वती सभ्यता। उसके बाद यहाँ पर हुआ है इस जगह, इस मतलब समय में गौतम बुद्ध का जन्म और ईसा मसीह का जन्म। ये आप देख सकते हैं, ये तीर देख रहे हैं आप, ये वाला थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। ये गौतम बुद्ध का जन्म, ये, और यहाँ ये वाली लाइन देख रहे हैं, यहाँ दर्शाया गया है ईसा का जन्म। और 2,000 सामान्य संवत, तो हम लोग इस कालखंड में हैं, तो ये समय रेखा दर्शाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे लिखा है समय रेखा पर बिंदुओं के माध्यम से प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को चिन्हित किया गया है। ध्यान रखिए समय रेखा पर बिंदुकृत हिस्सा छोड़े गए कालखंड को दर्शाता है, अन्यथा यह समय रेखा 3 मीटर लंबी हो जाती। यहाँ पर आप देखेंगे ये अतीत है 560 सामान्य संवत पूर्व, तो यहाँ पर इस समय हुआ गौतम बुद्ध का जन्म और इनके बाद हुआ है ईसा मसीह का जन्म। और इस समय रेखा में भी समझने का प्रयास कीजिए, गौतम बुद्ध का जन्म पहले हुआ, फिर ईसा मसीह का, फिर यहाँ पर 2000 सामान्य संवत, तो हम यहाँ पर हैं वर्तमान कालखंड में, और ये भविष्य है, ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आगे लिखा है समय रेखा ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम को समझने में भी सहायक होती है। उदाहरणार्थ तिथियां देखे बिना भी आप देख सकते हैं कि बुद्ध का जन्म ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, गौतम बुद्ध का जन्म पहले हुआ है, ईसा मसीह का बाद में। यहाँ ध्यान रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है वर्ष एवं दशक। दशक क्या है? 10 वर्षों का कालखंड। तो वर्ष एवं दशक के साथ ही इतिहास में लंबी अवधि का अध्ययन करते समय हम सामान्यतः 2 अन्य विशेष शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। कौन कौन से शब्द? पहला है शताब्दी, तो यह किसी भी 100 वर्षों का कालखंड है। इतिहास में एक सामान्य संवत से लेकर प्रत्येक 100 वर्षों के लिए शताब्दी की गणना की जाती है। उदाहरणार्थ वर्तमान में हम 21वीं शताब्दी में हैं, जो 2001 से आरंभ होकर 2100 तक चलेगी। आगे लिखा है ईसा के पूर्व की गणना करने के लिए हम एक सामान्य संवत पूर्व से आरंभ करके समय में पीछे की ओर लौटते हैं। उदाहरणार्थ 3री शताब्दी सामान्य संवत पूर्व में 300 सामान्य संवत पूर्व से लेकर 201 सामान्य संवत पूर्व तक का समय सम्मिलित होगा। अब सहस्त्राब्दी क्या है? तो किसी भी 1000 वर्षों का कालखंड। शताब्दी 100 वर्षों का और सहस्त्राब्दी 1000 वर्षों का। इतिहास में एक सामान्य संवत से लेकर प्रत्येक सहस्त्र वर्षों के लिए सहस्त्राब्दी की गणना की जाती है। उदाहरणार्थ हम 3री सहस्त्राब्दी में हैं, जो 2001 सामान्य संवत से आरंभ होकर 3000 सामान्य संवत तक चलेगी। शताब्दी की तरह सामान्य संवत पूर्व सहस्त्राब्दी की गणना के लिए एक सामान्य संवत पूर्व से आरंभ करके समय में पीछे की ओर लौटते हैं। एक सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व में एक सामान्य संवत पूर्व से लेकर 1000 सामान्य संवत पूर्व तक का समय सम्मिलित होगा। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, शताब्दी में 100 वर्ष, सहस्त्राब्दी में 1000 वर्ष, इतना याद रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बात यहाँ पर ध्यान रखने के लिए कहा गया है, लिखा है क्या आप जानते हैं कि भारत में पारंपरिक तिथि पत्रों का निर्माण किस प्रकार किया जाता रहा है? अनेक भारतीय तिथि पत्र महीनों एवं दिनों के निर्धारण के लिए सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करते हैं। पंचांग तालिकाओं की एक पुस्तक है जिसमें प्रत्येक माह के दिनों के साथ साथ संबंधित खगोलीय आंकड़ों को सूचीबद्ध किया जाता है। उदाहरणार्थ सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्योदय, सूर्यास्त आदि जैसी घटनाओं का सटीक आकलन करता है। मौसम के पूर्वानुमान, त्योहारों की तिथियों, समय निर्धारण आदि के लिए आज भी भारत में पंचांग का बड़े स्तर पर प्रयोग होता है। आगे लिखा है इतिहास के स्रोत। तो यहाँ पर ध्यान रखने के लिए ये कहा गया था कि भारत में पारंपरिक तिथि पत्रों का निर्माण कैसे किया जाता है, तो सूर्य और चंद्रमा की स्थिति पर ये निर्भर करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कई त्योहार हैं पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं, उनका ये जो कैलेंडर हम इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, इससे संबंध नहीं है क्योंकि वो पंचांग पर निर्भर है। तो ये भी आपको याद रखना है। कई जो हैं त्योहार सूर्योदय एवं सूर्यास्त जैसी घटनाओं का आकलन करके भी इनका निर्धारण किया जाता है। तो ये जो पंचांग है, ये पारंपरिक तिथि पत्र जो हैं, ये इसी तरीके से बनाए जाते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है इतिहास के स्रोत क्या क्या है, यानी इतिहास का पता हम कैसे लगा सकते हैं। अब यहाँ बात हो गई इतिहास के स्रोत की, तो इसके बारे में यहाँ पर लिख दिया गया। लिखा है कोई स्थान, व्यक्ति, लेख अथवा वस्तु जिसके माध्यम से हम किसी घटना अथवा कालखंड से संबंधित जानकारी एकत्र करते हैं, तो वह स्रोत कहलाते हैं। हम इतिहास का पता कैसे लगाते हैं, इसके बारे में लिखा है। क्या आप अपने माता पिता के परिवार की 3 पीढ़ियों की जानकारी एकत्र कर सकते हैं? अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, परनाना परनानी की एक वंशावली बनाइए, उनके नामों का पता लगाइए।
यह भी कि वह जीवन यापन के लिए क्या करते थे एवं उनका जन्म कहाँ हुआ था। साथ ही आप उन स्रोतों का भी उल्लेख कीजिए जहां से आपने ये सूचनाएं प्राप्त की हैं। तो ये हमें बताने के लिए कहा गया है कि जो वंशावली है हम उसका पता लगा सकते हैं। अब आपके घर में दादा दादी हैं होंगे और परदादा परदादी तो शायद ही किसी के घर में हो। मैंने तो अपने दादा दादी को भी नहीं देखा, क्योंकि जब मेरे पापा छोटे थे तभी वो लोग एक्सपायर हो गए थे। तो मैंने तो नहीं देखा क्योंकि मेरे पापा ही बहुत छोटे थे जब दादा दादी दोनों लोग एक्सपायर हो गए थे। तो चलिए ये तो बात हुई, लेकिन नाना नानी को मैंने देखा है। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है, बच्चों के लिए कहा गया है ताकि वो जानकारी एकत्र कर पाएं। ये उनके लिए ये यहाँ पर सारणी भी दी गई है कि अपने दादा दादी का नाम लिखें, वो क्या करते थे, जन्म स्थान और सूचना के स्रोत, ये सब बच्चों के लिए दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, क्या आपने कभी अपने घर अथवा आसपास पुराने सिक्कों, पुस्तकों, वस्त्रों, आभूषणों अथवा बर्तनों को देखा है? इन वस्तुओं अथवा पुराने घरों एवं भवनों से हम किस प्रकार की सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं? तो आपने भी देखे होंगे अपने घर में पुराने बर्तन, मैंने भी देखे हैं। मेरे घर में भी पुराने बर्तन रखे हुए हैं और कुछ पुरानी डायरी वगैरह भी रखी हुई हैं। तो ये इतिहास का ही स्रोत हैं। तो यही यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है। सिक्के भी रखे हुए हैं, कुछ जो पहले चलते थे सिक्के अब नहीं चलते हैं, तो वो सिक्के भी रखे हैं। कुछ 1-2 रुपए के नोट भी रखे हैं जो पहले चलते थे अब नहीं चलते हैं। तो ये स्रोत ही हैं। आगे लिखा है, प्रत्येक वस्तु अथवा संरचना एक कहानी बताती है और वह चित्रखंड पहेली के हिस्से की तरह होती है, जिसे जिगसॉ पहेली कहते हैं। जिन वस्तुओं को आप अपने घर में देखते हैं वह आपको अपने परिवार के इतिहास के विषय में कुछ बताती हैं। इसी प्रकार हम ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में विभिन्न स्रोतों की जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। एक बात सदैव याद रखनी चाहिए कि इतिहास के मामले में पहेली के कुछ हिस्से गायब रह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपको डायरी मिली है, हो सकता है कि 1-2 पन्ने उसके गायब हों। तो इसी तरीके से कहा गया है कि इतिहास के मामले में कुछ हिस्से गायब रह सकते हैं। अब यहाँ पर इतिहास के स्रोत लिखे हुए हैं। क्या क्या स्रोत हैं? मौखिक स्रोत, जिसमें क्या आएगा? वंशावली और लोक साहित्य, ये मौखिक स्रोत हैं। फिर लिखा है साहित्यिक स्रोत, तो इसमें है भारतीय साहित्य, विदेशी विवरण, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अभिलेख। भारतीय साहित्य में वेद एवं इतिहास आ जाएंगे। भारतीय साहित्य में कविता एवं नाटक, ऐतिहासिक लेख, कहानी संग्रह आ जाएंगे। वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेख भी इतिहास के साहित्यिक स्रोत हैं और विदेशी विवरण में यात्रा वृत्तांत और ऐतिहासिक वृत्तांत आ जाएंगे। कलात्मक स्रोत कौन कौन से हैं? पट्टिका यानी कि पैनल, मूर्तिकला, चित्रकला, ये कलात्मक स्रोत हैं। इसके अलावा उत्खनन से निवास स्थान एवं शवाधान, यानी जहां पर शवों का अंतिम संस्कार किया जाता था। मृदभांड एवं खिलौने, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। मूर्तियां एवं आभूषण, उपकरण एवं हथियार, मानव, पशु तथा पौधों के अवशेष, टीला, ये आ जाएंगे संरचना के अंतर्गत। सॉरी, टीला इसमें नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। संरचना के अंतर्गत आएगा, ये पुरातात्विक स्रोत हैं, जिसमें आएगा टीला, स्मारक। इसके अलावा शिलालेख के अंतर्गत सिक्के, ताम्रपत्र और पांडुलिपि। तो ये इतिहास के इतने स्रोत हैं जो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। आगे लिखा हुआ है, पृष्ठ 67 पर दिए गए इतिहास के स्रोत संबंधी चित्र को देखिए। तो इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। यह इतिहास के प्रमुख स्रोतों को एक साथ प्रदर्शित करता है। आपको अभी इन सभी को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हम आगे चलकर इनमें से कुछ का उपयोग करेंगे। उदाहरणार्थ, जब इतिहासकार 1500 वर्ष पूर्व के किसी राजा या रानी, प्राचीन स्मारक, युद्ध या व्यापार की कुछ वस्तुओं के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं तो वे बड़े ध्यान से अधिक स्रोतों से जानकारी संकलित करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी ये स्रोत एक दूसरे की पुष्टि करते हैं तो कभी यह एक दूसरे के विपरीत सूचनाएं प्रदान करते हैं। जैसे चित्रखंड पहेली, यानी जिगसॉ जो पहेली होती है जिसके टुकड़े मेल नहीं खाते, उसी के अनुसार बताया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में यह निर्णय लेना पड़ता है कि किस स्रोत पर अधिक विश्वास किया जाए। इस प्रकार इतिहासकार जिस कालखंड का अध्ययन कर रहे होते हैं वे उसके इतिहास का पुनर्निर्माण करने का
प्रयास करते हैं। अब इतिहासकार कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो अतीत का अध्ययन करता है एवं उसके विषय में लिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास के इन सभी स्रोतों में कौन योगदान देता है? इतिहासकारों के साथ ही पुरातत्व विज्ञानी, पुरालेख शास्त्री हैं जो प्राचीन अभिलेख पढ़ते हैं, मानव विज्ञानी जो मानव समाज व संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं, साहित्य व भाषा के विशेषज्ञ आदि इसमें अपना योगदान देते हैं। तो इतिहास के इन सभी स्रोतों में जो लोग योगदान देते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। साहित्य एवं भाषा के विशेषज्ञ अपना योगदान देते हैं। साथ ही पिछले 50 वर्षों में वैज्ञानिक अध्ययनों ने इतिहास के पुनर्निर्माण में अधिक से अधिक योगदान दिया है। उदाहरणार्थ प्राचीन जलवायु का अध्ययन, उत्खनन की गई सामग्री का रासायनिक अध्ययन और प्राचीन मानव की आनुवांशिकी के अध्ययन ने एक नया दृष्टिकोण दिया है, जिससे और पूरक स्रोत प्राप्त हुए हैं। साथ ही जब इतिहासकार आधुनिक इतिहास का अध्ययन करते हैं तो समाचार पत्र एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। तो यदि इतिहासकार जो हैं आधुनिक इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, आधुनिक इतिहास यानी कि जिसका अर्थ है पिछली 2 अथवा 3 शताब्दियों का, तो इसके लिए महत्वपूर्ण स्रोत किसे माना गया है? समाचार पत्र को। पिछले कुछ दशकों के अध्ययन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, इंटरनेट आदि का उपयोग भी किया जा सकता है। अब एक शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है आनुवांशिकी। तो आनुवांशिकी क्या है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो यह अध्ययन करती है कि किस प्रकार पौधे, जानवरों या मनुष्यों की कुछ विशेषताएं एवं गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। तो ये आनुवांशिकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये चित्र दर्शाए गए हैं, इनके बारे में लिखने के लिए कहा गया है। चलिए ये बच्चों के लिए दिया गया है। आगे लिखा है मानव इतिहास का प्रारंभ। मानव यानी होमोसेपियंस, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस है। तो मानव जो है लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर रह रहे हैं। यह एक लंबा समय प्रतीत होता है, परंतु यह पृथ्वी के इतिहास का एक छोटा सा अंश मात्र है। आइए अपने आरंभिक इतिहास को संक्षेप में पढ़ें। तो यहाँ देखेंगे एक चित्र दर्शाया गया है, लिखा है ऊपर दिए गए चित्र शैलाश्रय में आरंभिक मानवों से संबंधित कुछ गतिविधियों को देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्पष्ट तो नहीं है लेकिन ये शैलाश्रय दर्शाया गया है। आदि मानव को प्रकृति से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दूसरे की सहायता करने के लिए वे टोलियों व समूह में रहते थे। वे मुख्यतः आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे। आखेटक यानी कि शिकारी और खाद्य संग्राहक यानी खाने पीने की वस्तुओं का संग्रह करते थे तथा भोजन एवं आश्रय की निरंतर खोज करते रहते थे। इसका अर्थ है कि वे अपने जीवन के लिए खाने योग्य पौधों एवं फलों के संग्रह व आखेट पर निर्भर थे। यानी कि जो पौधे और फल थे उनका संग्रह कर लेते थे और आखेट यानी कि शिकार पर निर्भर थे। हमारे आदि पूर्वजों के प्राकृतिक तत्वों से लेकर कुछ निश्चित विश्वास थे। संभवतः उनकी मरणोपरांत जीवन को लेकर भी कुछ धारणाएं थीं। मरणोपरांत यानी मृत्यु के बाद जीवन के लिए भी उनकी धारणाएं थीं। आगे लिखा है यह समूह अस्थायी शिविरों, शैलाश्रयों अथवा गुफाओं में रहते थे एवं एक दूसरे से जिन भाषाओं में संवाद करते थे वे अब लुप्त हो चुकी हैं। उन्होंने अग्नि का उपयोग किया। पत्थर की उन्नत कुल्हाड़ियों एवं ब्लेड्स, नुकीले तीरों एवं अन्य उपकरणों के निर्माण ने उनके जीवन को सरल बना दिया। संपूर्ण विश्व की सैकड़ों गुफाओं के शैल चित्रों में उनके जीवन के विविध आयाम दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ चित्र साधारण आकृतियों एवं प्रतीकों के हैं, जबकि कुछ अन्य चित्र अधिक विस्तृत हैं एवं उनमें पशुओं एवं मानवों के दृश्य हैं। समय के साथ इन आदि मानवों ने पत्थर एवं मनकों की माला, पशुओं के दांतों के पेंडेंट आदि जैसे साधारण आभूषण बना लिए। तो धीरे धीरे विकास हुआ। समय के साथ इन लोगों ने क्या किया, पत्थर और मनकों की माला पहनना शुरू कर दिया। पशुओं के दांतों के पेंडेंट यानी कि जो गले में पहनने वाला होता है वो धारण करने लगे। साधारण आभूषण इन्होंने बना लिए और वही धारण करने लगे और कभी कभी वे दूसरे समूहों के साथ इसका आदान प्रदान भी करने लगे। आगे बढ़ते हैं। अब पहली उपज के बारे में लिखा हुआ है कि पहली बार उन्होंने क्या उगाया। तो एक लंबे समय में पृथ्वी की जलवायु में अनेक परिवर्तन आए। एक समय पृथ्वी पर बहुत ठंड थी।
इसका एक बड़ा भाग हिमाच्छादित यानी बर्फ से ढका हुआ था, इसलिए इसे हिमयुग कहा जाता था। तो समय रेखा में हिमयुग दर्शाया गया है। तो एक ऐसा समय था जब पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग बर्फ से ढका हुआ था, तो इसे कहा गया हिमयुग। इसके विषय में आप विज्ञान में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बाद में जब जलवायु गर्म होने लगी तो हिम का कुछ भाग पिघल गया। तो जब जलवायु गर्म हुई तो बर्फ पिघलने लगी, जिसके कारण तत्कालीन नदियों में जलभराव हो गया, जो बाद में समुद्रों में समाहित हो गईं, क्योंकि जो नदियां होती हैं वो अंत में समुद्र में मिल जाती हैं। हेमयुग लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक रहा। तो हिमयुग जो है इसकी समय अवधि बताई गई है। आगे लिखा है, इसके उपरांत मानव के लिए जीने योग्य परिस्थितियों में सुधार हुआ। विश्व के कई हिस्सों में उन्होंने एक स्थान पर बसना तथा अनाज उगाना आरंभ कर दिया या शुरू कर दिया। आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया, एक ही बात है। तो इसके उपरांत क्या हुआ, मानव ने जो जीने योग्य परिस्थितियां थी उनमें सुधार किया। कई हिस्सों में उन्होंने सोचा कि अब एक स्थान पर बसा जाए और वहीं पर उन्होंने अनाज उगाया। उन्होंने गाय, बकरी आदि जैसे जानवरों का घरेलूकरण भी आरंभ किया, यानी घर पर इन जानवरों को रखने लगे, उन्हें पालने लगे। भोजन की अधिक उपलब्धता के कारण ये समूह अपने आकार व संख्या में बड़े हो गए। ये प्रायः नदियों के किनारे बसने लगे, क्योंकि कृषि के लिए जल की आवश्यकता होती है और ये जल इन्हें आसानी से नदियों से प्राप्त होता था, तो इसीलिए ये नदियों के किनारे बसे। लेकिन इसका एकमात्र कारण जल की उपलब्धता नहीं थी, अपितु यहाँ की मृदा का अधिक उपजाऊ होना भी था, क्योंकि नदियों के किनारे की जो मृदा होती है वो बहुत उपजाऊ होते हैं। इससे अन्न उगाने की प्रक्रिया और अधिक सरल हो गई। यहाँ आप देख सकते हैं, ये नदी है, नदियों के किनारे ही ये लोग बसने लगे और वहीं पर खेती करने लगे। यहाँ पर पानी भी उपलब्ध था और जो मृदा थी वह बहुत उपजाऊ थी, क्योंकि नदियों के किनारे के जो भाग होते हैं वह उपजाऊ होते हैं। नदी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती है और बकरी है, गाय है, भेड़ है, इस तरीके के पशुओं को ये पालने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, जो चित्र दर्शाए गए थे शैलाश्रय, उस पर विचार करने के लिए लिखा है, पहले प्रदर्शित शैल चित्र एवं उपर्युक्त चित्र दोनों में ही पुरुषों एवं महिलाओं को कुछ निश्चित भूमिकाओं में दर्शाया गया। यद्यपि ये स्वाभाविक प्रतीत होते हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि सही हों। ये सभी परिस्थितियों पर लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए हो सकता है शैल चित्र में महिलाओं ने गुफा में चित्रकारी करने के लिए रंगों को तैयार किया हो अथवा स्वयं चित्रकारी की हो। दोनों ही चित्रों में हो सकता है कि पुरुषों ने भोजन की कोई वस्तु बनाई हो अथवा शिशुओं की देखभाल की हो। चलिए, अब यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि यहाँ पर देखिए महिलाएं खाना बना रही हैं। ये जो व्यक्ति हैं, पुरुष हैं, ये कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं। ये महिला जो है ये कुछ लेकर आ रही है खेत से। और इस चित्र में देखेंगे, इसमें थोड़ा कम स्पष्ट है, इसकी बात हो रही है कि महिलाएं जो हैं घर का काम कर रही हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही घर का काम करती थी, हो सकता है पुरुषों ने भी घर का काम किया हो, लेकिन चित्र में ऐसा जो दर्शाया गया है उसके बारे में विचार करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे समुदायों का विकास हुआ, समाज जटिल होता गया। सरदार अथवा मुखिया लोगों के कल्याण के लिए उत्तरदायी थे एवं सभी सामूहिक रूप से सामुदायिक कल्याण के लिए कार्य करते थे। उदाहरण के लिए निजी स्वामित्व का भाव नहीं था और भूमि पर सामुदायिक रूप से कृषि की जाती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, पल्ली बड़े गांवों में परिवर्तित हो गए, यानी जो पल्ली थे, उपग्राम थे, वह बड़े गांव बन गए, जो मुख्यतः भोजन, वस्त्र एवं उपकरण आदि वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। धीरे धीरे इन गांवों में संप्रेषण एवं आवागमन का तंत्र विकसित हुआ एवं इनमें से कुछ छोटे कस्बों में परिवर्तित हो गए। पहले जो छोटे गांव थे वो बड़े गांव बने, फिर धीरे धीरे और विकास हुआ तो ये कस्बों में परिवर्तित हो गए। उदाहरणार्थ मृदभांड एवं मिट्टी की अन्य वस्तुओं को बनाने एवं धातुओं को उपयोग की तकनीक का आगमन हुआ, जिससे टिकाऊ उपकरण, दैनिक उपयोग की वस्तुओं एवं आभूषणों को बनाना सरल हो गया। अब यहाँ पर दो शब्द प्रयोग हुए, कल्याण और पल्ली, जिनका अर्थ लिखा हुआ है। कल्याण क्या है? स्वास्थ्य, समृद्धि और भलाई। पल्ली क्या है? एक छोटी बस्ती अथवा छोटा गांव। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अध्याय 6 में देखेंगे कि इन चरणों ने किस प्रकार से सभ्यता के उदय में योगदान दिया। अभी यह याद रखना आवश्यक है कि मानव सभ्यता को विकास के इन प्रारंभिक चरणों में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इस दौरान कुछ कठिन क्षण भी आए, जब कुछ पूर्ववर्ती प्रजातियों की भांति मानव सभ्यता भी लुप्त हो सकती थी। तो कुछ कठिनाइयां भी आईं
उन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए मानव आगे बढ़ा, तो यही बताया जा रहा है। हम उन आदि मानवों के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे जिनके साहस और दृढ़ता के कारण आज हमारा अस्तित्व संभव हो पाया, क्योंकि उनके बारे में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आगे बढ़ने से पहले तो पूरे लेसन का यहाँ पर सार लिखा रहता है। हमने अपने अतीत के बारे में और अधिक जानने के कुछ तरीकों का पता लगाया। समय रेखा की अवधारणा हमें भिन्न भिन्न समय पर ऐतिहासिक घटनाओं के अनुक्रम को समझने में सहायता करती है। समय की गणना विभिन्न विधियां हैं, वर्ष, दशक, शताब्दी, सहस्त्राब्दी। इतिहास के विभिन्न स्रोत हैं, ये ऐतिहासिक घटनाओं को समझने व उनका पुनर्निर्माण करने में सहायता करते हैं। हमने आरंभिक मानव जीवन को संक्षेप में समझा और यह भी जाना कि मानव समाज कैसे समय के साथ जटिल होता गया। तो लेसन होता है यहीं पर समाप्त। ये चौथा लेसन था और चौथा वीडियो भी है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी से एसएसटी में पढ़ाऊंगी, बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसके अलावा ईवीएस को मैं पढ़ा रही हूँ नोट्स बनाकर। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उनसे मैं पढ़ा रही हूँ। तो यदि आप पेपर फर्स्ट भी देने वाले हैं तो ईवीएस की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।